नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विल पॉइंट एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। हमने शुरुआत की थी भारत की नदियों से। आपको बताया था कि भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिमालयी नदियाँ और दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियों को हमने आपको बताया था कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र और इस लेक्चर में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी, उनके उद्गम स्थान, उनकी लंबाई और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी कहीं से भी गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। अब इसी फेज़ में इसी तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे अलग कहीं से भी कोई भी नोट्स आपको बनाने की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो भी आपको गंगा नदी से कभी भी पढ़ना है यहाँ से आपको ना मिले। सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी भारत के 5 स्टेट से प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रवाहित होता है और सबसे कम हिस्सा कहाँ से प्रवाहित होता है? वो है झारखंड। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। पेशेंस थोड़ा बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के फर्क पर गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। कौन कौन सी? हुगली नदी और मुख्य धारा भागीरथी। मुख्य धारा भागीरथी। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान क्या है गंगा नदी का? देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग यानी कि दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा नदी। यहाँ पर ये वर्ड आया प्रयाग, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत में इसका जो पार्ट है वो है 2071 किलोमीटर और बांग्लादेश में इसकी जो लंबाई है वो है 454 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? रामगंगा नदी, गोमती, घाघरा। घाघरा नदी को सरयू और कर्णाली इन नामों से भी जाना जाता है। गंडक नदी सीमा बनाती है। गंडक नदी यूपी और बिहार के बीच में कुछ सीमा का निर्धारण करती है। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। महानंदा, यमुना। यमुना जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और साथ ही साथ भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। और यदि विश्व की बात करें, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है मेडिरा जो कि अमेजोन की सहायक नदी है। उसको जब हम विश्व की नदियां पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद टॉन्स नदी, सोन नदी आदि, ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदी है। इनमें से कुछ नदियां गंगा के दाएं तट से आकर गंगा से मिलती है और कुछ बाएं तट से आकर मिलती है। अभी हम इमेज में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है? इस पर है फरक्का बांध। फरक्का बांध से क्या होता है? हुगली नदी और भागीरथी जो हमने आपको अभी बताया था, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में बनाया गया है और इससे हुगली नदी और ये मुख्य धारा भागीरथी जो बांग्लादेश में एंटर होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके किनारे जो भी शहर उपस्थित हैं वो शहर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रयागराज, सिरसा, गाजीपुर, पटना, सोनपुर, कुर्सेला और कटिहार, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे हैं और गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के पास इनको बोल सकते हैं। और इन सभी शहरों में गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो सभी आकर मिलती हैं। ठीक है, जैसे कुर्सेला, कुर्सेला जो स्थान है
यहाँ पर कोसी नदी और गंगा नदी एक साथ मिलती है। और कुर्सेला संगम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी की अस्थि कलश जो है उसको 12 संगमों में डिवाइड किया गया था। 12 संगम जो है नदियों के वहाँ पर प्रवाहित किया गया था, और उनमें से एक संगम ये भी है कुर्सेला। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद गंगा नदी पर्वतों से उतरने के बाद सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ पर, यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि गंगा नदी पर्वतों से उतरने के बाद सबसे पहले कहाँ पर एंटर होती है, तो हरिद्वार के मैदान में सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद यदि उत्तर प्रदेश की और बिहार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है, और यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सहारनपुर से प्रवेश करती है। ठीक है। इसके बाद है बिहार में कुशीनगर से एंट्री करती है। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले कुशीनगर से एंट्री करती है। गंगा नदी अनुव्रती नदी का उदाहरण है। अब बात आई अनुव्रती नदियाँ कैसी होती हैं। नदियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अनुव्रती नदी और एक पूर्ववर्ती नदी। आइए इन दोनों को देख लेते हैं। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले, ऐसी नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले अपना पानी 33 सागर में गिरा रही थी। 33 सागर अभी डिस्कस करेंगे। ऐसी नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले अपना पानी 33 सागर में गिरा रही थी तथा आज भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। 33 सागर देखिए, सबसे पहले क्या था, माना ये पृथ्वी है, पृथ्वी में केवल एक ही सागर उपस्थित था इसके मध्य में, यहाँ पर इसे बोलते थे 33 सागर। ये जो रीजन है 33 सागर। नदियाँ सपोज यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, और हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद भी कुछ नदियाँ, मान ली ये जो नदी है ये आज भी इसी फेज में प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये वाली नदी कौन सी है, ये इस फेज में प्रवाहित ना होकर ये दूसरे फेज में ऐसे प्रवाहित हो रही है। कहीं भी किसी भी तरीके से समझना है हमें, केवल ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है। तो जिन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया, जैसे ये नदी, इसने अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया, तो ये कैसी है, ये पूर्ववर्ती नदी। और जिन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया उन नदी को क्या बोलते हैं, अनुव्रती नदी। ऐसी नदियाँ जो पहले जिस दिशा में प्रवाहित हो रही थी किंतु आज उस दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही है, उन्हें अनुव्रती नदी कहते हैं। अब इससे पहले वर्ड आया था एक, हमने आपको बताया था कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं, प्रयाग। तो प्रयाग क्या होता है, प्रयाग होता है जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं प्रयाग, अर्थात नदियों का संगम। नदियों का संगम क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। उत्तराखंड की पावन भूमि पर 5 प्रयाग उपस्थित हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग उपस्थित हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है। नदियों का जो संगम होता है जिस स्थान पर, उसे बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, नदियों को देवी का रूप माना है। ठीक है। उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, और इसके बाद है देव प्रयाग। इन सभी को हम इमेज में भी डिस्कस करेंगे, जो पिक्चर आपके लिए डिज़ाइन की हुई है आपको अच्छे से समझाने के लिए अभी देखेंगे। विष्णु प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी आकर मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है। ये दोनों नदी मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, गंगा नदी कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये है अलकनंदा, अलकनंदा जिसके किनारे पर उपस्थित है बद्रीनाथ। आप सभी परिचित होंगे बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर उपस्थित है। इसके बाद इसके बाएं तट से आकर मिलती है धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा नदी के बाएं तट से आकर मिलती है
धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर नंद प्रयाग स्थान पर, नंद प्रयाग में इसके बाएं तट से ही आकर मिलती है नंदाकिनी। इसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में। इसके बाद फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के दाएं तट से आकर मिलती है इसके बाद मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के दाएं तट से आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर केदारनाथ मंदिर उपस्थित है। जिस तरह हमने बताया था कि अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ मंदिर उपस्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे पर कौन सा मंदिर उपस्थित है? केदारनाथ मंदिर। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर जो है किस नदी के किनारे पर है, तो आप बता सकते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे पर केदारनाथ मंदिर उपस्थित है। इसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, जिस पर टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी नदी जिस पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। भागीरथी नदी के बारे में और विस्तार से डिस्कस थोड़ा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, और भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में मिलने के बाद किस नाम से फिर जाना जाता है इनको? गंगा नदी। तो इस तरीके से 5 नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का, 5 प्रयागों को क्रॉस करने के बाद। और इसके बाद गंगा नदी प्रयागराज में, या ऐसा कहेंगे कि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिलती है, और उन सभी प्रयागों में मिलने वाली नदियों का एक समूह बन जाता है। उन समूह के बनने के बाद प्रयाग अर्थात इलाहाबाद को प्रयागराज अर्थात प्रयागों का राजा कहा जाता है। इसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना नदी जो कि प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, आइए इन नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, अभी हमने आपको बताया धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी अलकनंदा के बाएं ओर से मिलती है, तथा मंदाकिनी और भागीरथी नदी अलकनंदा के भागीरथी दाएं और अलकनंदा से आकर मिलती है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो आपको फिगर से समझ आ गया होगा, फिर भी लिखे हुए हैं। उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? परियोजनाएं हैं टिहरी बांध, और टिहरी बांध कहाँ पर उपस्थित है? उत्तराखंड। इसकी लंबाई है 575 मीटर और ऊंचाई है 260 मीटर। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी को हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यमुना नदी, यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी है। अभी हमने डिस्कस किया, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी 4 स्टेट से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेट से प्रवाहित होती है। प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलती है, और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। और कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। उद्गम स्थान क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, अभी हमने देखा। बंदरपुच पर्वत पर उपस्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन।
ये सभी इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। बेतवा नदी पर जो बांध है वो है माता टीला बांध, इसको भी हम देखेंगे। इसके किनारे कौन कौन से शहर उपस्थित हैं? इटावा, हमीरपुर, मांदा और सहारनपुर। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जब एंटर होती है तो किस जिले में, किस शहर से प्रवाहित होती है? सबसे पहले एंट्री करती है सहारनपुर में। ठीक है, यहां से इसको समझ सकते हैं हम आसानी से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ पर्वत पर उपस्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यहां से निकलती है गंगा नदी। और प्रयागराज में किससे जाकर मिल जाती है? गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। मालवा पठार से निकलती है चंबल नदी, जो इटावा में, यूपी के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद बुंदेलखंड पठार से निकलती है बेतवा नदी और केन नदी। बेतवा नदी पर बांध बनाया हुआ है माता टीला बांध, और ये हामिरपुर, यूपी के हामिरपुर में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। बुंदेलखंड पठार से निकलती है केन नदी, यूपी के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, जो कि अरावली पर्वत, ये गुजरात में उपस्थित है। अरावली पर्वत गुजरात, यहाँ से निकलती है बनास नदी। चंबल की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। इसको थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पर है उत्तराखंड, यूके, जहाँ पर 5 प्रयाग उपस्थित है, गंगा का निर्माण होता है। और यहीं पर उपस्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ये है हरियाणा, HR हरियाणा, और ये है यूपी। हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा का कुछ निर्धारण करती है, और उसके बाद प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है यमुना नदी। गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल नदी, जो कि मालवा पठार से निकलती है, और चंबल नदी हरियाणा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए, कुछ सीमा का निर्धारण ये यूपी और मध्य प्रदेश के बीच भी करती है, और यूपी के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसी तरीके से बुंदेलखंड पठार से निकलती हुई बेतवा नदी, जिस पर ललितपुर के पास माता टीला बांध बनाया हुआ है, ये यूपी और मध्य प्रदेश के बीच कुछ सीमा का निर्धारण करते हुए यूपी के हामिरपुर में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। केन नदी बुंदेलखंड पठार से निकलकर यूपी के बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो सहायक नदियां हैं चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, इन सभी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। बेहद इजी हैं, आसानी से आपको समझ आएंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 स्टेट से होकर बहती है। उद्गम स्थान क्या है? मालवा पठार। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है वो है बनास, अरावली पर्वत से निकलती है, अभी हमने देखा। इस पर 3 परियोजनाएं उपस्थित हैं, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में उपस्थित है, राणा सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़ में उपस्थित है, और जवाहर सागर बांध भी बूंदी राजस्थान में ही उपस्थित है। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चंबल नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, अभी हमने डिस्कस किया था। राजस्थान में मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ये भी हमने आपको बताया था। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच भी कुछ सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। बेतवा नदी केवल 2 स्टेट से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तथा इनके बीच कुछ सीमा का भी निर्धारण करती है। उद्गम स्थान क्या है? बुंदेलखंड पठार, भोपाल के निकट जो क्षेत्र है वहाँ पर बुंदेलखंड पठार से निकलती है बेतवा नदी। इस पर जो परियोजना है वो कौन सी है? माता टीला बांध। माता टीला बांध मध्य प्रदेश में ही उपस्थित है। इसके किनारे जो स्थान है वो है सांची, उत्तर प्रदेश के हामिरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ये हमने सभी आपको बताया था, और ये आपके नोट करने में कोई आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद है केन नदी,
इजी है, बेतवा नदी की तरह। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहती है। उद्गम स्थान क्या है? बुंदेलखंड पठार, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में केन नदी यमुना से जाकर मिल जाती है। केन नदी यमुना की अंतिम उपनदी है, क्योंकि इसके बाद यमुना गंगा से जाकर मिलती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। केन नदी यमुना की अंतिम उपनदी है, यानी कि इसके बाद, केन नदी के बाद यमुना की कोई भी सहायक नदी नहीं है। और इसके बाद यमुना नदी का क्या होता है? यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो यहाँ तक हमारा खत्म हुआ यमुना नदी, यमुना की सहायक नदी और गंगा का निर्माण कैसे होता है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे गंगा की और भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, और गंगा तंत्र जो है, गंगा तंत्र को हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये फिगर आप डेली 1-2 मिनट देखते रहेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, और पेशेंस के साथ इस फिगर को हम देखेंगे। कौन सी नदी किस स्थान पर आकर गंगा से मिलती है, उनका उद्गम स्थान कौन सा है, उनके किनारे कौन कौन से शहर, कौन कौन से नगर उपस्थित हैं, ये सभी कुछ इस फिगर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी नदी है, नदी की लंबाई, उद्गम स्थान, किनारे उपस्थित शहर और उनसे रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सभी हमने मेंशन किए हुए हैं। तो पहले गंगा नदी तंत्र को थोड़ा हम देख लेते हैं, इसके बाद इसकी जो सहायक नदियों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। और सबसे पहले गंगा नदी यूपी में बिजनौर से एंटर होती है। बिजनौर से एंटर होती है। उसके बाद कन्नौज में इससे रामगंगा नदी आकर मिलती है। कन्नौज में रामगंगा, जिसके किनारे पर कौन सा शहर उपस्थित है? बरेली। और रामगंगा निकलती कहाँ से? उद्गम स्थान क्या है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से निकलकर रामगंगा कन्नौज के में, यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से आकर मिलती है। इसके बाद प्रयाग में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई यमुना नदी सहारनपुर से एंटर होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिलती है। इसके बाद इसके दाएं तट पर विंध्याचल पर्वत से निकलकर टॉन्स नदी, विंध्याचल पर्वत से निकलकर टॉन्स नदी यूपी के सिरसा में गंगा नदी से आकर मिलती है। और दाएं तट से ही अमरकंटक पठार से निकलकर सोन नदी गंगा के दाएं तट पर मिलती है। कहाँ पर? पटना में। पटना कहाँ पर उपस्थित है? बिहार में। इसके बाद इस तरह हमने देखा कि गंगा नदी के दाएं तट से 3 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? यमुना, टॉन्स और सोन नदी। ये तीनों नदियां गंगा के दाएं तट से आकर मिलती हैं। सोन नदी पर एक बांध उपस्थित है, बाणसागर बांध। इन सभी नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद इसके बाएं ओर से जो नदियां आकर मिलती हैं उनको डिस्कस करते हैं। रामगंगा हमने पढ़ लिया। इसके बाद फुलर झील, यूपी के पीलीभीत जिले से फुलर झील से निकलती है गोमती नदी। इसके किनारे पर कौन कौन से शहर उपस्थित है? लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद तिब्बत हिमालय से निकलती है, तिब्बत में हिमालय से निकलती है कर्णाली या घाघरा या सरयू नदी। इसके किनारे पर अयोध्या शहर उपस्थित है। इसके किनारे पर कौन सा शहर है? अयोध्या। आप सभी अयोध्या से परिचित हैं। इसके दाएं तट से आकर मिलती है शारदा नदी। बहराइच में ये नदी मिलती है। शारदा नदी कर्णाली नदी से बहराइच में आकर मिलती है दाएं तट से। इसके बाद मापचायुंग हिमनद से निकलती है राप्ती नदी मापचायुंग हिमालय से निकलती है, हिमनद से निकलती है, जिसके किनारे पर कौन सा शहर उपस्थित है? गोरखपुर।
गोरखपुर शहर उपस्थित है। और यूपी के देवरिया में आकर ये किससे मिलती है? कर्णाली नदी से मिलती है। और फिर कर्णाली नदी बिहार के पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद गंडक नदी जो कि कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। AN लिखा हुआ है। गंगा नदी की जो सहायक नदी है गंडक नदी, वो अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है और सोनपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि ये नदी अक्सर अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चाओं में रहती है और इसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। कहाँ से निकलती है? कंचनजंगा से निकलती है। और इसके बाद कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कुर्सेला स्थान अभी हमने आपको बताया था कि गांधी जी की अस्थियों का एक भाग इस संगम पर प्रवाहित किया गया था, बहाया गया था। इसके बाद महानंदा नदी, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा और कटिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, फरक्का बांध। गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, फरक्का बांध, जिससे हुगली नदी निकलती है। और हुगली नदी के बाद जो मुख्य धारा है भागीरथी नदी, वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। एक और हुगली की सहायक नदी है, कौन सी है? दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व दामोदर नदी हुगली नदी से आकर मिलती है। हुगली नदी के किनारे ही प्रसिद्ध शहर आप सभी परिचित हैं, कलकत्ता या कोलकाता उपस्थित है। ये जो हुगली नदी और पद्मा नदी के बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। हुगली नदी और पद्मा नदी के बीच का जो एरिया है, यह सुंदरवन डेल्टा। यहाँ तक आपके समझ आया होगा। इस फिगर को आप डेली 1-2 मिनट यदि देखते रहेंगे तो आपको ये आराम से इजी वे में याद हो जाएगा। ये है हमारा गंगा जल तंत्र। अब ये जो नदियाँ हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले रामगंगा, गोमती, कर्णाली अर्थात सरयू, गंडक, कोसी, महानंदा बाएं तट से तथा यमुना, टोंस, सोन दाएं तट से आकर गंगा से मिलती है। अभी हमने आपको बताया कि रामगंगा, गोमती, कर्णाली, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियाँ बाएं तट से आकर मिलती हैं। और यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी ये दाएं तट से आकर मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली नदी और भागीरथी नदी। ये हमने पहले भी देखा था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये हमने आपको बताया अभी। आगे बहती हुई पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जो पद्मा नदी है, ये जमुना से जाकर मिल जाती है और जमुना से मिलने के बाद कंबाइंडली इसको बोला जाता है मेघना नदी। यानी कि पद्मा और जमुना को मिलने के बाद जिस तरीके से भागीरथी और अलकनंदा को मिलने के बाद क्या कहा गया? गंगा। इसी तरीके से पद्मा और जमुना को मिलने के बाद उसको क्या कहा गया? मेघना नदी। इसको भी अभी हम मैप में देख लेते हैं। पद्मा नदी की जो लंबाई है वो है 120 किलोमीटर और मेघना नदी की जो लंबाई होती है वो है 264 किलोमीटर। देखते हैं इसको। अभी हमने देखा था गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फरक्का बांध उपस्थित है। फरक्का बांध से कौन सी नदी निकलती है? हुगली नदी। और हुगली नदी की सहायक नदी है कौन सी? दामोदर नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हुगली नदी से आकर मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके किनारे पर कोलकाता शहर उपस्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है मेघना नदी, जमुना नदी और पद्मा नदी। गंगा नदी आती है। गंगा नदी यहाँ पर प्रवेश करने के बाद, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नदी और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पद्मा और जमुना के मिलने के बाद इसको कंबाइनली नाम दिया जाता है मेघना नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। हुगली नदी
पद्मा व मेघना के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। मैप में भी इसको आप देख सकते हैं, बेहद इजी है, टिपिकल नहीं है, ये रहा, आसानी से समझ सकते हैं इसको। गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, फरक्का बांध से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को किस नाम से जाना गया? पद्मा। पद्मा नदी जमुना से मिलती है और जमुना से मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण करती है, जो कि अपना डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा, अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये जो सहायक नदियाँ थी, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को हम देख लेते हैं। इजी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है। गंगा नदी जो तंत्र था, अगर आप उसको भी देखते रहेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, फिर भी आप इनको लिख सकते हैं, पढ़ने में आपको आसानी होगी। गोमती नदी केवल उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, गोमती नदी केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उद्गम स्थान क्या है? फुलहर झील, उद्गम स्थान फुलहर झील है। इसकी जो लंबाई है 475 किलोमीटर। इसके किनारे कौन कौन से शहर उपस्थित है? लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये आपको पूछ सकता है कि गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है, तो वो क्या होगा? गोमती नदी। रामगंगा नदी, सभी नदियों के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके काम आ सकते हैं। उद्गम कहाँ से है? कुमायूं हिमालय। लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। इसके किनारे कौन सा शहर उपस्थित है? बरेली। कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा नदी से आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद कर्णाली, घाघरा या सरयू नदी। कर्णाली नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होकर बहती है, कर्णाली नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होकर बहती है। उद्गम तिब्बत, तिब्बत में जो हिमालय का पार्ट है वहाँ से उद्गमित होती है, वहाँ से निकलती है। लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है शारदा, शारदा की जो लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। राप्ती, राप्ती की जो लंबाई है वो है 600 किलोमीटर। राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर उपस्थित है, हमने आपको बताया था। शारदा नदी कर्णाली के दाएं तट से आकर मिलती है और राप्ती नदी कर्णाली नदी के बाएं तट से आकर मिलती है, ठीक है। इसके किनारे कौन कौन से शहर उपस्थित हैं? अयोध्या, बहराइच और देवरिया। शारदा नदी बहराइच में दाएं तट से, अभी आपको बताया, शारदा नदी बहराइच में दाएं तट से, तथा राप्ती नदी देवरिया में बाएं तट से आकर कर्णाली नदी से मिलती है। इसके बाद पटना में कर्णाली नदी गंगा से आकर मिल जाती है, ठीक है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी, कोसी नदी नेपाल व बिहार से होकर बहती है, कोसी नदी नेपाल व बिहार से होकर बहती है। उद्गम स्थान क्या है? उद्गम स्थान है कंचनजंगा। इसके बाद इसकी लंबाई 729 किलोमीटर। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चाओं में रहती है और इसी कारण इसमें क्या होता है? बिहार में बाढ़ आती है, मार्ग बदलने के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद कुर्सेला के समीप गंगा और कोसी नदी मिलती है, कुर्सेला के समीप गंगा और कोसी नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको बताया था वो लिखा हुआ भी आप नोट कर सकते हैं। गांधी जी के अस्थि कलश को देश के 12 संगम तट पर विसर्जित किया गया था, उसमें कुर्सेला संगम तट भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। दामोदर नदी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इस नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बंगाल का अभिशाप। उद्गम स्थान क्या है? छोटा नागपुर पठार। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 541 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बोकारो, बराक, कोनार। ये कभी कभी पूछ लेता है, दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? बोकारो, बराक, कोनार। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व दामोदर नदी हुगली नदी से मिलती है, ही हमने आपको बताया था, कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। इसके बाद सोन नदी, सोन नदी को थोड़ा देख लेते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड
तथा बिहार से होकर बहती है। 4 स्टेट से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा बिहार। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? उद्गम स्थान है अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश में उपस्थित है अमरकंटक पठार। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। इस पर एक परियोजना है बाण सागर बांध। कौन सी परियोजना उपस्थित है? बाण सागर बांध। सोन नदी पटना में गंगा से जाकर मिलती है। सोन नदी पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। टोंस नदी, टोंस नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। टोंस नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उद्गम स्थान क्या है? विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में ही उपस्थित है। लंबाई 265 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, टोंस नदी की जो लंबाई है वो है 265 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के सिरसा में टोंस नदी गंगा से मिलती है। बेहद इजी पॉइंट्स हैं, जो आपको बताया वो सभी लिखे हुए हैं। अगर आप पिक्चर को देखेंगे, इमेज को यदि आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। फिर भी हमने मेंशन किया हुआ है ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। हुगली नदी, हुगली नदी केवल पश्चिम बंगाल में बहती है। हुगली नदी केवल पश्चिम बंगाल में बहती है। उद्गम स्थान क्या है? गंगा नदी पर जो बांध बना हुआ है फरक्का बांध, उसी से निकलती है। लंबाई है इसकी 260 किलोमीटर। इसके किनारे कौन सा शहर उपस्थित है? कोलकाता। हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु, विवेकानंद सेतु और निवेदिता सेतु, ये सभी हुगली नदी पर बनाए गए हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं हुगली नदी पर। विद्यासागर, विवेकानंद और निवेदिता, ये सभी ब्रिज कहाँ पर बने हुए हैं? हुगली नदी पर बने हुए हैं। आसान है बेहद। हुगली नदी तथा पद्मा मेघना नदी के बीच का जो क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। ये हमने आपको बताया था। हुगली नदी तथा पद्मा मेघना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा। जैसे बताया था ये गंगा नदी है, यहाँ पर फरक्का बांध है, फरक्का बांध से निकलती है हुगली नदी। इस नदी को क्या नाम दिया गया है? पद्मा। और पद्मा नदी किससे मिलती है? यहाँ से नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश को क्रॉस करने के बाद किस नाम से जाना जाता है इसको? जमुना। जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। पद्मा जमुना से आकर मिलती है और कंबाइंडली फिर इसको क्या नाम दिया गया है? मेघना। और ये जो एरिया है पद्मा मेघना और हुगली के बीच का जो एरिया है क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा। इससे अलग गंडक नदी और महानदी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी लंबाई आप नोट कर सकते हैं। गंडक नदी की जो लंबाई है वो है 814 किलोमीटर और महानंदा की जो लंबाई है वो है 360 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ के बाद आपको कभी भी गंगा नदी के बारे में कभी भी कोई भी पॉइंट, कोई भी बुक या किसी भी नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप आज का लेक्चर आपके समझ आया होगा। ये सब कुछ जो गंगा जल तंत्र हमने पढ़ा, ये इस एक पिक्चर में शो है, ये आप बना सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र के बारे में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।